मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त, मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त। ये जो हालात हैं एक दिन ज़रूर बदलेंगे मेरे दोस्त, और ये जो हालात हैं बदलने के ज़िम्मेदार बस आप हैं, बस आप हैं, बस आप हैं। आपके आगे 4 मेंस हैं जो लगभग 1 महीने के अंदर आपके चारों मेंस हो जाएँगे। आपके हाथ में अपनी किस्मत को सँवार लो या अपनी किस्मत को बिगाड़ लो। अभी भी मौके हैं, अभी भी वक़्त है अपने उन हेटर्स को सरप्राइज़ देने का, अपने उन ना चाहने वालों को सरप्राइज़ देने का। तो कम ऑन, गियर अप, स्टैंड अप, लग जाओ। जितने लोग उम्मीद हार के बैठे थे एसबीआई क्लर्क मेंस अच्छा नहीं हुआ, अब क्या करें? ये फाइनल डिसीजन था मेरा कि अब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कोशिश कर लो, मौका आपके सामने है। मौका आपके सामने, 1 महीने के अंदर 4 मेंस होने वाले हैं लगभग। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ बहुत चीजें कर सकते हो। ये ना सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये ना सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा ये कर कौन पाएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ पागलों की तरह भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क, जो कि आपका अराउंड 30 से 31 दिन बचे हुए प्रीलिम्स में और वह 116 डेज बचे हुए मेंस में, क्योंकि मेंस 28 फरवरी को है और अब 24 जनवरी को नहीं है, जो मैंने वीडियोस बना के बताया, और ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, मुझे उम्मीद है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं इसमें पूरा डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड। तो आप लोगों से मैं बस इतना ही कहूंगा, जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये ना सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा ये कर कौन पाएगा। तुम्हारी जो सच्चाई की गवाही है ना, ये वक्त दे देगा। वक्त मतलब जो तुम ये वक्त डिवोट करोगे पढ़ने में ना, वो वक्त है। तुम्हारी सच्चाई की गवाही ये वक्त दे देगा। दुनिया में मत उलझे रहो, मेहनत करो, सफलता मिलने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तो चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। मैं ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, मॉक प्लानर से लेकर सब कुछ। तो सबसे पहले आपका पैटर्न है, बहुत सारे लोगों को पैटर्न क्लियर नहीं रहता है, तो इसे मैं सबसे पहले आपको क्या बताना चाहता हूँ, पैटर्न जो आपका है वो देख लीजिए। प्रीलिम्स में क्या होता है, आपके 3 सेक्शन आते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। सीक्वेंस किसी को नहीं पता रहता है, क्योंकि आपका सीक्वेंस जो आपके आती हैं इंफॉर्मेशन, जो आती है, जो आपकी एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले वहां जो लिखी रहती है उसी सीक्वेंस में आता है। मान लो मैथ लिखा तो मैथ ही पहले आएगा, इंग्लिश लिखा तो इंग्लिश दूसरे पे आएगा, रीजनिंग लिखा तो रीजनिंग तीसरे पे आएगा। ऐसे सीक्वेंस अगर लिखा हुआ है, पहले पे ये है तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, समझ गए? जो इन्फॉर्मेशन आपके दी है, इंस्ट्रक्शन जो दी जाती है एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले, जो आप पढ़ते हो 2 पेजेस का, जहाँ ठीक करते हो, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, उसमें जिस सीक्वेंस में ये लिखा रहता है उसी सीक्वेंस में आपका एग्जाम आता है। ये चीज समझ में आ गया? 3 सेक्शन होते हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का, जिसमें आपको क्वेश्चन पता होंगे, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। जो आपके सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, मतलब हर सेक्शन का कट ऑफ होता है। 35 क्वेश्चन होता है मैथ में, 35 मार्क्स का होता है, 20 मिनट्स, और सेक्शनल टाइमर भी होता है। ये भी बात याद रखिए। ये सब क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा या पहली बार दे रहे होंगे, दिन उनको भी ये सारी चीजें पता चल जाएंगी और वो और ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको। जब तक ये सेक्शन खत्म नहीं होंगे अगला सेक्शन आप जा नहीं सकते। इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा और 20 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने बता दिया कि किस तरह से होता है, जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसी हिसाब से रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग मेंस का। मेंस में 4 सेक्शन आते हैं आपके। पहला सेक्शन रहता है मैथ्स का। ठीक है, इसका भी सीक्वेंस कुछ नहीं पता रहता, ये भी रहता है कैसा, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4, इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये आपका जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो जिस सीक्वेंस में लिखा रहता है उसी सीक्वेंस में ये आपके रहते हैं। अगर पहले पे मैथ लिखा तो मैथ मतलब टेस्ट 1 हो जाएगा, दूसरे पे आपकी जीए लिखी है तो जीए मतलब टेस्ट 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से सीक्वेंस में रहेगा। और जब तक एक आपका सेक्शन खत्म नहीं होगा दूसरा सेक्शन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। और इसमें भी सेक्शनल आपके कट ऑफ रहती है और सेक्शनल टाइमर रहता है। ठीक है, मैथ में 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स के रहते हैं, 45 मिनट्स टाइम दिया जाता है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन रहते हैं, लाइक एसबीआई क्लर्क मेंस की तरह एकदम होता है भाई। ठीक है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग में रहता है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड खाली नाम के लिए लिखा रहता है, आता होता नहीं है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आसान वगैरह ना, बाइनरी नंबर्स वगैरह। तो आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग में, 60 मार्क्स के रहते हैं, इसमें भी 45 मिनट्स मिलता है आपको। और जीए जो रहता है, जनरल अवेयरनेस, जो कि डिसाइडर रहता है, 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का, 35 मिनट्स मिलता है। इंग्लिश आल्सो डिसाइडर रहता है, 40 क्वेश्चन रहता है, 40 मार्क्स का, 35 मिनट्स मिलते हैं। तो ये जो 2 चीज है आपका है ना, जीए, ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये दोनों डिसाइडर रहते हैं, इन पे ज्यादा आप फोकस करना है। अब ऐसा नहीं कि इन दोनों को छोड़ देना है, ये पढ़ेंगे लेकिन इन पे फोकस थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, दोनों का मैंने ये बता दिया। आप थोड़ा सा है मॉक प्लानर, मॉक अब क्या करेंगे, प्रीलिम्स तक का मैंने मॉक प्लान करके बताया है आपको, और केयरफुल होकर समझ लीजिए इस चीज को, और इस तरह से कोशिश करिएगा अपने हिसाब से मॉक देने की। दिन बहुत अच्छे से बहुत अच्छे खासे मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो विथ प्रॉपर स्टडी। ठीक है, तो आप देख लीजिए ख्याल से। मेंस के भी कुछ मॉक मैंने अटेम्प्ट यहाँ पर बताए हुए हैं कि किस तरह से आप क्या करेंगे।
प्रीलिम्स तक का ये मॉक प्लानर है। प्रीलिम्स जैसे ही खत्म होगा, मेंस के लिए टाइम रहेगा मेरे पास, देन वहां पर एक मॉक प्लानर और आपको मैं मेंस के लिए दे दूंगा कि मेंस के लिए किस तरह से प्लान करेंगे। सबसे पहला चीज क्या है, आप प्रीलिम्स, आज है 4 नवंबर, ये मैंने पीपीटी बना लिया था 23-24 अक्टूबर को, लेकिन मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो होपफुली आप लोग अभी भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। 10 दिन हम लोग लेट हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आज आप अगर वीडियो आज देख रहे हैं या किसी भी दिन देख रहे हैं, उसी दिन आप क्या करेंगे, एक मॉक देंगे, ठीक है, या एक और मॉक, 2 मॉक देंगे। पहले दिन आप क्या करेंगे, 2 मॉक टेस्ट देंगे अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप मतलब आपको आती है, कम चीजें आती है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, देन क्यों देंगे, 4 नवंबर या जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन आप क्या करेंगे, 2 मॉक टेस्ट देंगे, पहला और दूसरा मॉक टेस्ट देंगे। एक मॉक टेस्ट देने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एक मॉक टेस्ट अपने आप को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुक्के में बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 2 मॉक टेस्ट में सेम चीजें हैपन नहीं होती हैं। इस वजह से आप 2 मॉक टेस्ट देंगे और अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि आप कौन से लेवल पर हैं, कहाँ पर हैं, 50 नंबर वाले लेवल पर हैं, 40 पर हैं, कि 30 वाले पे हैं, कि 20 वाले पे हैं, कौन से लेवल पर हैं, या 60 वाले पे, 70 वाले पे हैं, कौन से लेवल पर हैं, और कौन से सेक्शन में आपकी गलतियां सबसे ज्यादा हैं। ये मॉक देने के बाद से उनको नोट डाउन करेंगे, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। प्रीलिम्स का मॉक देना है, याद रखना, मेंस का नहीं देना है। तो इन तीनों सेक्शन में आप अपनी गलतियों को नोट डाउन करेंगे। 2 मॉक टेस्ट देने के बाद 4 तारीख को, अगर फिर से बोल रहा हूँ 4 तारीख, अगर आज आप एक वीडियो देख रहे हो, देन आप 2 मॉक टेस्ट देंगे, 2 घंटे का होता है, और उसका एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के बाद आज का काम ही यही रहेगा, जिस भी दिन वीडियो आप देख रहे हो, देने के बाद क्या करना है आपको, अपनी लूपहोल्स को नोट डाउन करना है डायरी में, ठीक है। उसके बाद से अराउंड 1 हफ्ते का गैप देना है आपको मॉक टेस्ट में। 1 हफ्ते तक लगभग कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 तारीख देखा हुआ है। और उस 1 हफ्ते में जितने टॉपिक्स आपने अपने लिखे हुए यहाँ पर, उनमें कोशिश करना है कि उनमें से कुछ टॉपिक्स अच्छे करो। कुछ टॉपिक्स मतलब सब नहीं कर सकते हो, कुछ मतलब लाइक मैथ में मान लो आपको 8 चैप्टर नहीं आते, अरिथमेटिक में डीआई वीक है, कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। 1 आध 2 चैप्टर अरिथमेटिक के अच्छे कर डालो, रीजनिंग में कर डालो। उसके बाद जब 10 तारीख को मॉक दोगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर आपको 4 तारीख वाले मॉक में 40 नंबर आए थे, 10 वाले में आराम से 55-50 नंबर आपके आएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और आप वहां पर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि बिल्कुल मेरे भाई मेरे बहन तुम कर सकते हो। अपने आप से बोलोगे शीशे में देख के, बिल्कुल तुम ही कर सकते हो। ये जुनून जिस दिन आ गया, ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया, आप आधा एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हो, बस आधा आपकी मेहनत उसके बाद बचेगी, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट, ऑप्टिमिस्टिक सोच रहना जरूरी है, वो रहेगा दिन आप एग्जाम करेक्ट करते जाएंगे। समझ में आ गया ये मैंने क्यों कहा, फिर से देख लीजिएगा, समझ में फिर से आ जाएगा अगर नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अब देखिए 10 तारीख को मॉक दे लिया, 10 तारीख को मॉक देने के बाद से आपको स्टडी करनी है। मैं आगे बताऊंगा कि इस तरह से स्टडी करनी, खाली मॉक से सिलेक्शन नहीं होती, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूरी होता है, मैं बताऊंगा। ये मॉक प्लानर पहले अच्छे समझ लीजिए आप। फिर उसके बाद से 12 को आपको मॉक देना है एक, फिर 13 को देना है, फिर 14 को देना है। ये आपको 14 तारीख तक, मतलब आज 10 से 12 दिनों में आपको खाली 5 मॉक टेस्ट देने हैं। जिस तरह बताया उस तरह से दीजिएगा, अपने हिसाब से आप मोल्ड भी कर सकते हो जिस तरफ से हो। अगर आप वर्किंग हो तो आप कम कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। आप वर्किंग नहीं है, देन आप इसी तरह से कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलो कि अगर 10 से 12 घंटे की प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो 10 से 12 घंटे अगर स्टडी कर लोगे तो ये जॉब आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये मोर देन एनफ टाइम है, इतना टाइम कोई पढ़ता होता नहीं। अगर आप इतना पढ़ते हो, दिन मान लो आपको बीट ही नहीं कर सकता कोई, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो। अगर आप फालतू में पढ़ रहे हो, दिन कुछ नहीं होने वाला। खाली किताब सामने को लिए, मोबाइल चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग, माइंड सेट जो भी है, जो भी इफिशियंसी है दूसरी जगह खर्च हो रही है, एनर्जी जो है दूसरी जगह खर्च हो रही है, पढ़ने में एनर्जी नहीं खर्च हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया ये मॉक प्लानर। अब अगला क्या है, 16 से सेकंड फेज आएगा। 15 को आपका मेंस के लिए मैंने रखा हुआ यहाँ पर, इसी वजह से 15 को कोई मॉक नहीं देना, बताऊंगा भी मैं आगे। 16 से लेकर 25 तक डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देना है। यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट आप डेली बेसिस पे अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे देना है, 1 घंटा मॉक टेस्ट देने में और 1 से 2 घंटा एनालिसिस करने में, मतलब एक मॉक प्रीलिम्स का देने में लगभग 3 घंटे आपको डेली बेसिस पे देने रहेंगे विद एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस। अभी मैं बताऊंगा कैसे एनालिसिस भी करोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगला स्टेप, तीसरा स्टेप, मैंने कई स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है इसको, ठीक है। 26 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आपका होगा। ये आपके होंगे 9 डेज। जिनका एग्जाम 5 दिसंबर को है, उनके पास 9 दिन रहेंगे। वो इन 9 दिनों में डेली बेसिस पे 2-2 मॉक टेस्ट देंगे। तो मॉक में आपके टोटल टाइम जो जाएंगे अराउंड 6 घंटे जाएंगे विद एनालिसिस, गॉट इट। तो ये आपको इतना देना है। और जिनका एग्जाम 12 तारीख को है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनके पास 26 से लेके 11 तक 16 डेज रहेंगे और वो भी डेली बेसिस पे 2-2 मॉक टेस्ट देंगे। और उनके जो मॉक हो जाएंगे यहाँ पर 32 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से करते हैं, जिनका एग्जाम 5 दिसंबर को भी है, वो आराम से 33 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के अटेम्प्ट कर लेंगे। ये मोर देन एनफ होता है मॉक टेस्ट, गॉट इट। और ये क्या 2 या 3 कंपनी के आप मॉक टेस्ट ले सकते हो, जो भी आप कंफर्टेबल समझो। और जिनका 12 को एग्जाम है, वो यहीं से ऐड कर लो, 32 हो गया, 42 हो गया एंड 47 मॉक टेस्ट हो गए। इतना ज़रा मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के अटेम्प्ट करने के बाद आप बहुत 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 ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और अगर सही तरीके से प्रॉपर एनालिसिस
विथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, विथ डेडिकेशन, विथ जुनून के साथ अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या करना है आपको। खाली प्रीलिम्स सिलेक्शन नहीं दिलाता, प्रीलिम्स खाली एक स्टेज आपको क्रॉस करवाता है, सिलेक्शन मेंस दिलाता है। इस मेंस को आपको शुरू से ही फोकस करना है। जैसे आप देखिए 8 नवंबर ये हो गया, अब 8 नवंबर को मैंने यहाँ पर एक डेट लिखा हुआ है जिसमें आपको एक मेंस का मॉक देना है, और ये जो इतने भी डेट लिखे हुए हैं ये आपके मैक्सिमम संडेज हैं। अगर आप वर्किंग है दिन तब भी आपको टाइम मिलेगा, संडे हैं सारे। ठीक है, तो ये 8 तारीख को आपको एक मेंस का मॉक फुल अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको कुछ आए या ना आए। बैठ के 2 घंटे 40 मिनट का होता है, 160 मिनट का आपका मॉक टेस्ट होता है मेंस का, तो 2 घंटे 40 मिनट होते हैं ये पूरे बैठ के कुछ आए या ना आए, आपको पेशेंस लेवल, सिटिंग कैपेसिटी आपकी बननी चाहिए। ये आपको बैठ के देना है 8 नवंबर को पूरा मॉक। नंबर कितना भी है, चाहे 10 ही नंबर आए, 200 में से चाहे 10 ही नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं, आपको देना है बैठ के। ठीक है, देखिए और अपने आपको हम इतने पानी में है, इतने हमारी रिजल्ट आ रही है, हम मेंस में यहाँ तक स्टैंड करते हैं, उसको पॉजिटिव तरीके से लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। और 15 को भी आपको एक मॉक टेस्ट देना है मेंस का, फिर 22 को एक मेंस का देना है, फिर 29 को देना है। 29 वाला आप स्किप भी कर सकते हो, जिनका एग्जाम 5 दिसंबर को रहेगा और 29 को मेंस का मॉक नहीं देंगे। ठीक है, खाली ये 3 मॉक टेस्ट देंगे मेंस का। समझ में आया, मेंस का मॉक देना जरूरी है। इससे आप समझेंगे कि आपका जो मेंस की प्रिपरेशन है, जिससे आपको जॉब मिलने वाली है IBPS क्लर्क में, वो आपकी कौन से लेवल पर है, किस जगह पर है। समझ में आया ना, तो इसी वजह से 3-4 मॉक टेस्ट मेंस के आपके देने जरूरी हैं, जिससे आप अपने आप को इवेलुएट कर सकें, प्लस सीटिंग कैपेसिटी आपकी बन सके कि आप इतने घंटे तक बैठ सकते हैं। ठीक है, आप देख लिए मॉक का एनालिसिस किस तरह से करेंगे उसको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स का समझा रहा हूँ, मेंस का बाद में इसी तरह से समझ लेना आप लोग। ठीक है, प्रीलिम्स में देखो 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स ले लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग होता है और आपका होता है इंग्लिश। ठीक है, ये 3 सेक्शन होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो उसके लिए। 35 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, मैथ में आपके जो करेक्ट क्वेश्चन हो गए और एक इनकरेक्ट हो गए और एक स्किप कर दिया। ठीक है, 1 मिनट, ये क्या हो गया, 1 मिनट, पता नहीं क्या हो गया था, करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया और ये स्किप हो गया है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, स्किप कर दिया। तो मान लो करेक्ट क्वेश्चन आपने किया 18 क्वेश्चन किए, 18 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए, तो आपने इनकरेक्ट क्वेश्चन कर दिए 5 क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपके बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वही आपके कर जाएंगे स्किप हुए, 12 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया। रीजनिंग में भी ऐसे ले लेते हैं, मान लो 25 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिए, 5 इनकरेक्ट हो गए, 5 आपने छोड़ दिया। इंग्लिश में भी ले लेते हैं, आपने 15 क्वेश्चन करेक्ट किए और 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए, फिर 7 क्वेश्चन आपके स्किप हो गए। ये आपके सेक्शन मान लो ऐसे मान लो आपने कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला बात दिमाग में अपने बैठा लो, पूरे अच्छे से बैठा लो कि आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। एक भी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करना है। यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करना, छोड़ना नहीं है, चाहे वो करेक्ट रहे, चाहे इनकरेक्ट रहे, चाहे स्किप किया हुआ रहे, सभी का एनालिसिस करना है। समझ में आ गया? तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो करेक्ट वाले में कैसे एनालिसिस करेंगे उसको समझा दे रहा हूँ। करेक्ट वाले में ये चीजें देखना है कि आपने जो क्वेश्चन किया है सॉल्व, उसमें कहीं टाइम तो ज्यादा नहीं ले लिया है। टॉपर के टाइम से कंपेयर मत करना। टॉपर वगैरह लोग 2 मिनट 4 मिनट वाले में पता नहीं कैसे कर लेते हैं, उनको छोड़ देना। जो एवरेज टाइम रहती है उससे कंपेयर करना, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना कि कहीं टाइम तो ज्यादा नहीं ले लिया है, तो इस वजह से एनालिसिस करेंगे ताकि अगले मॉक में या अगले एग्जाम जो आप देने जा रहे हो उसमें उस तरह का क्वेश्चन आए, देन आपको ये टाइम ज्यादा ना लगे। अगर आपने यहाँ से 4-5 सेकंड भी एक क्वेश्चन से इंप्रूव किया ना, तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है, तो करेक्ट वाले में तो ये देखना है, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, सब में ये देखना है। ठीक है, अब इनकरेक्ट वाले में क्या देखना है, अब ये देखना है इनकरेक्ट वाले में, और एक चीज और देखना है करेक्ट वाले में कि अप्रोच जो आपने लगाया वो देखना है। ठीक है ना, अप्रोच जो लगा रहे हो सकता है गलत अप्रोच लगा रहे हो जिसकी वजह से आपका टाइम ज्यादा लग रहा हो। अब ये ट्रिक के पीछे मत भागना। अप्रोच मतलब ट्रिक मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कराओ, नो, कुछ नहीं मिलेगा। मेंस में तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर ट्रिक से करोगे फालतू का। कुछ क्वेश्चन कर सकते हो ट्रिक के, लाइक एलिगेशन हो गया, कुछ जगह पर होते हैं जहां पर आपको जरूरत पड़ती है, कुछ क्वेश्चन उसी से बन जाते तुरंत, तो कर सकते हो। लेकिन हमेशा आपका सेक्शन आप क्वेश्चन सही था कि नहीं सही था, हो सकता है क्वेश्चन स्किप करना था, बाद में करना था, ये चीज देखना है। हो सकता है आपने जो अप्रोच लगाया प्रेशर की वजह से अप्रोच ही गलत हो गया, आपने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया, छोटी छोटी गलतियां कर दी जिसकी वजह से आपके 5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन फालतू में गलत हो गए। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। एनालाइज ये होता है, ये नहीं कि ऐसे देख ले गलत है, ऑप्शन 3 गलत है, 4 हो गया, आंसर देख ले 1 मिनट में खत्म। नहीं, पेन कॉपी आपके हाथ चलनी चाहिए और सोचना, दिमाग भी चलना चाहिए कि क्यों गलत हुआ। समझ में आ रहा है ना? यही चीज आपको रीजनिंग में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है। इसकी वाले क्वेश्चंस में ये देखना है कि क्या मैंने प्रेशर की वजह से नहीं क्वेश्चन को स्किप कर दिया, कि मैं क्वेश्चन बना सकता था कि नहीं बना सकता था। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है जो क्वेश्चन आपने स्किप किया हुआ इसमें। ठीक है,
तो आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन का छोड़ना नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करना। और कैसे करना, इस तरह से, जैसे मैंने बताया, जब इस तरह से करेंगे तो यहाँ से आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। ये देखो बोलने में तो आसान लग रहा है, करने में टफ है। अगर आप करोगे देन वहां पर आपको महसूस होगा कि शुरू में बहुत ही बोझ महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे आप 10 दिन तक कर लोगे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और आप कहोगे बिल्कुल सही कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो चलिए अगला देख लेते हैं। मॉक एनालिसिस इसी तरह से करना है, मेंस भी इसी तरह से करना है, मेंस का भी, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। आगे कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड जिनकी स्लो है वो लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कुछ करेंगे। मैं देखो पहला चीज क्या है आपका, फ्रैक्शंस वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू इसको आपको याद नहीं करना है, जहां भी पढ़ते हो, जैसे सामने मान लो बैठ के पढ़ते हो, टेबल चेयर आपकी लगी हुई है, फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट बनाओ, या तो हाथ से बना लो या तो जीरोक्स करा लो, हाथ से बनाना ठीक रहेगा। बनाने के बाद से क्या करो, आप उसको पेस्ट कर लो, ठीक है। हमेशा निगाह पड़ती रहेगी, इससे याद हो जाएगा आपको। एग्जांपल के फॉर्म में 33.33% 1/3% ऐसे, इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1/3 रहेगी, और इसी का डबल कर देते हो आप 66 2/3 कर देते हो, देर 2/3 हो जाती है, ठीक है। ये सारा आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा, कोई भी वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब 12.5% रहेगा तो इसको डायरेक्टली आपको याद रहेगा, ठीक ना। ये सारी चीजें याद रहेंगी, कोई दिक्कत ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं याद कर सकते हो। फ्रैक्शन की वैल्यू आपको क्या करना है, ये रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे। आपको एक चार्ट बनानी है, चार्ट बनाने के बाद से क्या करना है, उसको पेस्ट कर लेना है, गॉट इट। उसके बाद से क्या आता है आपका, एक आते हैं आपके टेबल्स, ठीक है। टेबल्स देखो जरूरी क्यों होता है, कैलकुलेशन में आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। अगर आपके टेबल्स नहीं है तो धीरे धीरे याद कर लो, वो मतलब रटने से नहीं होता है, सोचो सोचो। जैसे मान लो आपका 32 का टेबल है, सोचो 32 सिक्स कितना होगा, डायरेक्टली दिमाग में मतलब सोचो कि किस तरह से 192 यहाँ पर किस तरह से आ रहा है, सोचो कि क्यों आ रहा है। अब ये नहीं 31 टू 31 32 टू 32 32 64 32 3 96, ऐसा याद नहीं करना बच्चों वाला, आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, किसी भी तरह से बोलता है टेबल, लाइक 40 तक में आपको आ जाना चाहिए, आंसर तुरंत क्विक आना चाहिए। कहीं पर भी आप मल्टीप्लिकेशन दोगे 26 into 27 का टेबल याद है, और लोगों से 4-5 सेकंड में बचाओगे। समझ में आना कैलकुलेशन में टेबल की क्या जरूरत रहती है, देन रट डालो, ठीक है। और उसको यूज करो, रटने का मतलब ये नहीं होता खाली रट लिया काम खत्म, यूज करने आना चाहिए, ठीक है, यूजेस में आना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का और 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 डिजिट का एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो 25 into 28, ये हो गया। 3 डिजिट में क्या होता है, 125 into 987, ये 3 डिजिट हो गया, इसका मल्टीप्लाई करना है। और तीसरा क्या हो गया, 4 डिजिट, मान लो 4 6 8 9 है इंटू 3 5 9 8 है, ये मल्टीप्लाई 4 डिजिट का हो गया। तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का मिला के कम से कम 20 मल्टीप्लिकेशन डेली बेसिस पे करना है। ये 3 चीज अगर आप करते हो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। डिवीजन करने की जरूरत नहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये कर लेना है, और इसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, समझ में आ गया 3 चीजें। और इसी में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ, क्यूब एंड स्क्वायर्स वगैरह आपके हैं, वो थोड़ा याद रहता तो अच्छा रहता है। स्क्वायर 50 तक याद कर लो, ठीक है, कुछ भी करके याद कर लो। 50 के बाद जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर है, जैसे 53 प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है, तो ये 50 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर्स हैं, इनके जो स्क्वायर्स होते हैं उसको याद कर लो, ठीक है। 50 तक तो आपको याद होना चाहिए, 1 से लेके 50 तक पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। और जो क्यूब होते हैं, ये स्क्वायर है, ठीक है, और जो क्यूब होता है, क्यूब को क्या करना है, 1 से लेके 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है, यूज पड़ता है, ठीक। और 30 के बाद से आपके जो 50 तक, 30 to 50 तक जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं उनके भी क्यूब रख लेना। एग्जांपल के फॉर्म में 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है। ये बस ये थोड़ा 4-5 याद करना है, रट लाना, ठीक है। और इसका यूज होना चाहिए, जब भी कहीं पर एग्जाम में आए या मॉक में मिले, आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। कोई एग्जांपल वहां पूछ लेता है 45 का स्क्वायर, दिन तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके, ये नहीं कि सोच रहे हो बैठ के कि निकाल रहे हो 45 into 45 कर रहे हो, या ये वाला फार्मूला यूज करो 25 20 40 फिर वहां पर ऐसा कर रहे हो ना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सॉरी 16 ये सब नहीं होना चाहिए, आपका आंसर तुरंत दिमाग में आना चाहिए, 2025 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब करोगे कोई फायदा नहीं याद करने का, समझ में आ रहा है ना। कैलकुलेशन स्पीड में ये सारी चीजें आपको करनी है। आगे देख लेते हैं हम लोग, मैथ है आपका। देखिए सारे सेक्शन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, सारे सेक्शन मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम लोग मैथ का देख लेते हैं, मैथमेटिक्स में क्या करना है, किस तरह से करना है। तो डेली बेसिस पे कुछ टारगेट्स मैं दूंगा, थोड़ा सा हेक्टिक हल्का सा रहेगा, लेकिन अगर आप करते हैं दिन बहुत जरूरी रहेगा। तो अगर आपको IBPS क्लर्क मेंस अभी भी क्लियर करना है या IBPS क्लर्क क्लियर करना है, देन आपको अराउंड 7 से 8 या 9 घंटे की पढ़ाई तो आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, देन आप आराम से क्लियर कर सकते हो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो दिन रहने दो, ठीक है। अगर आपकी बेसिक्स अच्छे हैं, प्रीलिम्स आपके क्लियर हो जाते हैं, देन इतना भी पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो देख लिया, सबसे पहले नंबर सीरीज है, मिसिंग, रॉन्ग वन, आउट है। देन आपको डेली बेसिस पे इन दोनों में से मिला के 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, मतलब 5 मिसिंग कर लेना, 5 रॉन्ग वन, आउट वाली क्वेश्चंस कर लेना। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लिए पीछे मैंने बता दिया कि क्या नहीं करना है। उसके बाद भी सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन को मिला के अराउंड 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करना है। ये सब करने में मेरा टाइम नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक के डेली बेसिस पे को क्या करना है, 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। डीआई आपके क्या होना चाहिए, कम से कम 3 to 5 टीआई आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए। और ये जो 4 चीजें मैंने बताया है, ये करने में आपको अराउंड लगेगा 25 से 30 मिनट लगेगा आपको करने में मैथ में, ठीक है। ये इतना तो आपको करना है। ये आप ढूंढो, सेक्शनल टेस्ट से ढूंढो, पीडीएफ से ढूंढो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको आराम से हर जगह पर मिल जाता है। ये आप ढूंढो इतना, ठीक है, आराम से ढूंढ लो, उसके बाद से बैठ के करो। बहुत सारे पीडीएफ सर्कुलेट होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, फिर आप वहां से लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे देखिए अरिथमेटिक में क्या करना है। अरिथमेटिक में इतने सारे चैप्टर्स आपके दिए गए हैं। सबसे पहले आपको अरिथमेटिक में क्या करना है, एक आपको चार्ट्स बनाने हैं ऐसे जो आपको आते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको आते हैं। दूसरा, जो आपको आते हैं लेकिन थोड़े कम आते हैं, ठीक है। और तीसरे वाले बनाना है जो बिल्कुल भी नहीं आते, आपको नहीं आते, ठीक है, जो नहीं के बराबर आपके। तो 3 चार्ट आपको बनाने हैं और तीनों में देखना है। जो आते हैं पहले उनके में से चैप्टर्स आपको ऐसे लिख देने हैं। जैसे मान लो कोई चैप्टर आपको आते हैं, उन चैप्टर्स को आपको यहाँ लिख लेना है। और ऐसे चैप्टर जो आपको कम आते हैं उनको इसमें लिख लेना है, जो नहीं है बिल्कुल भी नहीं आते उसको इसमें लिख लेना है। ऐसा लिखने से क्या होगा, आप कैटेगराइज कर दोगे कि 3 कैटेगरी है मेरा है, मुझे ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जो आते हैं, नहीं आते, बिल्कुल ही नहीं आते। सबसे पहला इस पे आपकी कमांड आपको बहुत अच्छी हासिल करनी है जो आपको आते हैं, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स से चाहे मेंस से वहां पर गलत ही ना हो। अब ये नहीं कि आपको परसेंटेज आता है तो परसेंटेज 1 महीना बैठ के पढ़ रहे हो, 10-10 टीचर से पढ़ रहे हो, 10-10 किताब से बैठ के परसेंटेज ही पढ़े जा रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। आपको आते हैं, गुड, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन की, ठीक है, कॉन्फिडेंट फील करो, कर लूंगा, ठीक है। अगर मॉक में गलत हो रहे हैं फिर से रिवाइज करो, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले आपको करना है। और करने के बाद से ये जो आपको आते हैं इनको सबसे अच्छा पहले करना है, और उसके बाद से जो थोड़े से कम आते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये नहीं कि छोड़ दूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं। उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जो बिल्कुल भी नहीं आते उनमें से जब ये चैप्टर आपके दिए, दोनों सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएं, जो बिल्कुल भी नहीं आते उन सेक्शंस में से कुछ चैप्टर को पिक करना है आपको, कुछ चैप्टर को पिक करना है और उसके बाद से उसकी प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया ना। तो ये चीज से अगर इस तरह से आप अरिथमेटिक करेंगे तो आपकी चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगी। आप अपने हिसाब से टाइम दीजिए। एग्जांपल, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, देन टाइम दो, 2 to 3 या 4 या 5 डेज में मैं इसके कॉन्सेप्ट सीख लूंगा या सीख लूंगी, उसके बाद से इसके प्रैक्टिसेस भी कर लूंगा। ये आप अपने हिसाब से मॉडल करके देखो, इसको मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीके से सीखता है, अलग अलग तरीके से पढ़ता है। तो ये चीजें मैं टाइम नहीं लूंगा इसमें। ये आप देखिए, ये मैंने बताया, ये जरूरी था, ये चीज मैंने बता दिया आपको। समझ में आ गया। अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी नहीं है, मेंस में आप क्वेश्चन ज्यादा कर नहीं पाओगे, कि मेंस में सब कुछ लगभग अरिथमेटिक बेस्ड ही रहता है, ठीक है। ये चीज आ गया। उसके बाद से आपका डाटा एफिशिएंसी जो प्रीलिम्स में आती है, क्लर्क में भी आ सकती है। इसमें आप ये मत सोच के जाओ कहीं आपकी शिफ्ट थोड़ी सी टफ हो गई, देन वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि भैया मेरे में कैसे आ गई ना। देन ये चीज ना सोचना पड़े, इसी वजह से 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे डाटा एफिशिएंसी के आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड डेली बेसिस पे करेंगे। समझ में आ गया। ये प्रीलिम्स का मैथ है। मेंस की मैथ वो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। पहले आप सभी लोग पहले ये करिए, ये करने के बाद से अगर चीजें आपकी सही हो जाएंगी देन मेंस वाला करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है कि आप 24 घंटे में से 24 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। तो इसी मेंस वाला मैं स्किप कर रहा हूँ। अब बता रहा हूँ मैं रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग में क्या करेंगे, रीजनिंग में देखिए मिसलेनियस पोर्शन होता है, डेली बेसिस पे आप स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और आपकी स्पीड में होना जरूरी है। इसी में ये सारी चीजें बता रहा हूँ। कई सारे लोगों को लगेगा कि ऐसे ही बोलते जा रहा है, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। नहीं करोगे तो आपका लॉस रहेगा, हमारा लॉस नहीं रहेगा मेरे दोस्त ना। देखिए कोडिंग डिकोडिंग आपकी रहती है, इसके आपके 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करने हैं, मतलब एक सेट कम से कम करना है। सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन करने हैं, ये सब करने में टाइम नहीं लगता है। इनइक्वालिटीज के भी 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करने हैं। अल्फा न्यूमेरिक के भी 2 सेट, मतलब 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करना है। 2 सेट 10 क्वेश्चन होता है। ऑर्डर रैंक की 5 क्वेश्चन ओनली डेली बेसिस पे करना है। डायरेक्शन सेंस का भी करना है आपको 5 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का 10 क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें थोड़े से बेकार रहते हो और एग्जाम में जाके गलत कर देते हो। मशीन इनपुट आउटपुट का 1 सेट करना है, 1 सेट मतलब 5 क्वेश्चन खाली करना है। डाटा सफिशिएंसी 10 क्वेश्चन करना है। तो ये पूरा मिला जुला के आपको अराउंड 40 से 50 मिनट आपको टाइम लगेगा ये करने में। ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपकी होनी चाहिए मिसलेनियस पोर्शन रीजनिंग में प्रीलिम्स में, ताकि आपकी स्पीड इनहांस हो। इनहांस स्पीड होगी तभी आप चीजों को अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तभी आप पजल्स के लिए टाइम बचा पाओगे और पजल पूरे करके आ पाओगे। समझ में आ गया। ये 40 to 50 मिनट्स आपको देने हैं, कुछ भी करके देने हैं, ठीक है। अब देखिए पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये कम से कम 7 to 8 पजल्स आपको करने हैं डेली बेसिस पे प्रीलिम्स ओरिएंटेड। 7 to 8 और वैरायटी टाइप के पजल्स करने हैं, जैसे फ्लोर ले लिया, सर्कुलर ले लिया, लीनियर ले लिया, पैरेलल ले लिया, मिक्स ले लिया, या आपके कोई और ले लिया, एज बेस ले लिया, कुछ भी ले लिया। इस तरह से आपके वैरायटी टाइप के पजल्स करने हैं, नहीं कि फ्लोर वाला करते ही जा रहे हैं खाली, ठीक है। और टाइमर लगा के करना है, और ऐसे नहीं कि कुछ भी सॉल्व करो। टाइमर लगाओ, टाइमर लगाने के बाद करो। जैसे पजल 7 पजल ले लिया
2 मिनट 3 मिनट का टाइमर एक पजल का ले लो या 4 मिनट का ले लो। अगर आप शुरुआत कर रहे हो 5 मिनट का ले सकते हो और उसको लगाओ। मुझे 20 से 25 मिनट में या 7 से 8 पजल कर डालने हैं या 30 मिनट में पूरे पजल कर डालने हैं। ये होना चाहिए। जब रहेगा देन एग्जाम में आपका वो फोबिया जो टाइमर वाला रहेगा वो खत्म हो जाएगा। और इसका भी टाइमर होना चाहिए। मिसलेनियस पोर्शन जो मैंने बताया इसका भी टाइमर लग के ही सॉल्व होना चाहिए। विदाउट टाइमर लगाए सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसका भी मैं मेंस का नहीं बता रहा हूँ, मेंस का भी नहीं, पहले प्रीलिम्स के लिए कर लो, मेंस का उसके बाद बताएंगे। अगर प्रीलिम्स की आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, पजल्स स्ट्रांग हैं, देन आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस एक चीज मैं और को ऐड करूंगा इसमें, जो आपकी पजल ये 7 to 8 रहेंगे उसमें एक पजल ले लेना मेंस ओरिएंटेड, ठीक है। एक पजल ले लेना मेंस ओरिएंटेड, एक पजल, ठीक है। ये चीज कर लेना। ये क्यों कह रहा हूँ, रीजन बता दे रहा हूँ। क्योंकि अब जब आसान आसान पजल करते करते आपकी स्पीड बन जाएगी, जब एक पजल मेन से रिलेटेड करोगे फिर आपको ये लगेगा कि नहीं अभी और स्पीड बढ़ानी है। तो इससे क्या होगी, आपकी स्पीड क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज होगी। समझ में आया ना, स्पीड और बढ़ेगी आपकी, कम नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया ना। इसी वजह से एक पजल मेंस रिलेटेड भी आपको डेली बेसिस पे करना है। अगला ये मेंस वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह बाद में बताया जाएगा। तो अगला सेक्शन हम लोगों का है इंग्लिश। तो इंग्लिश में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, आपकी रीडिंग स्किल। अगर रीडिंग स्किल, जिसको मैं अंडरस्टैंडिंग स्किल कहता हूँ, ये अगर आपकी अच्छी है देन आपको इंग्लिश में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छी नहीं है देन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो देख लीजिए अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि रीडिंग स्किल को आप स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे ताकि इंग्लिश आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। अगर आपको ग्रामर आता भी नहीं है थोड़ा सा भी, तब भी कोई इश्यू नहीं है, आप अच्छे खासे स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। और प्लस में क्या करेंगे, रीडिंग स्किल वाली वीडियो देख लेंगे, उसके बाद से कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस रहेंगे। जैसे आप देखने के बाद से क्या करोगे, फिलर्स की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करोगे, ठीक है, जो प्रीलिम्स में आती हैं। फ्रेजल रिप्लेसमेंट की जो आपकी आती हैं, इसका प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करोगे, मतलब 5 to 6 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कम से कम करोगे। एरर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे डेली बेसिस पे, क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से आरसी कम से कम आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड 2 से 3 आरसी आपके डेली बेसिस पे होनी चाहिए। पैरा जंबल्स आपके जो होते हैं इसको कम से कम 2 से 3 सेट आपको डेली बेसिस पे करना है। ये रीडिंग करने के बाद ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको ऐड करना है। समझ में आया ना। रीडिंग स्किल वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी, उसको जरूर अच्छे से देखिएगा और जिस तरह से बताया जरूर करिएगा। अगर वो आपने कर लिया देन मेंस में कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल और रीडिंग स्किल फास्ट है देन आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करना है, फिलर्स कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करना है। फ्रेजल वर्ब के रिप्लेसमेंट के आपको 5 to 10 आपके करने हैं और एरर्स के जो आपके होते हैं 10 क्वेश्चन कम से कम। क्लोज टेस्ट के 1 से 2 आपके सेट करनी है। आरसी बता दिया, पैराजम्बल भी बता दिया, ठीक है। ये सब आपके होने चाहिए। फ्रेजल रिप्लेसमेंट से रिलेटेड एक आपकी पीडीएफ है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। वो पीडीएफ मैंने बनाई हुई थी बुक से, तो वहां से वो पीडीएफ अगर आपको रटना है, याद करना है, देन वो चीजें याद कर सकते हो, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश में ये चीजें करनी है, फिर से बताने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ था। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा और ये जो चीजें एक्स्ट्रा मैंने बताया प्रीलिम्स के लिए, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। और जो ये मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको इंग्लिश की, तो ये थोड़ी सी अलग है। मीन्स अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको खाली इंग्लिश के लिए ही फायदा नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आगे फर्दर होंगी, उसमें बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेटजी बताने से पहले आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको बेनिफिट मिलने वाली हैं इस स्ट्रेटजी से। अगर आप इसको 100% अच्छे से फॉलो करते हो और रेगुलर बेसिस पे करते हो तो, ऑनेस्टली करते हो तो, ठीक है। पहला चीज़ क्या मिलेगा, आपका प्रीलिम्स जो होगा, जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें आप इंग्लिश में आराम से 20-25 और अगर आपकी मेहनत रही तो पूरे नंबर भी ला सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ आपका हुआ इंग्लिश में, जो था इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, ठीक है। और जो मेंस एग्जामिनेशन होगा आपका IBPS PU मेंस या कोई भी एग्जामिनेशन, उसमें आपकी होती है 35 क्वेश्चन होती है और आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। 40 में से आप आराम से 25+ कम से कम ला सकते हो। अगर आप मेहनत से फॉलो करोगे तो 30+ भी ला सकते हो इजिली, ठीक है। मेहनत के ऊपर है, आपकी मेहनत ही सब कुछ दिलाएगी आपको ना, और कंसिस्टेंसी दिलाइए और ऑनेस्ट कितने हो ये चीज दिलाइए आपको, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ी फायदा होगा आपका इस स्ट्रेटजी से, आपका इंटरव्यू के लिए होगा, क्योंकि इसमें जीडी तो है नहीं, ठीक है ना। तो जीडी नहीं है तो मीन्स वहाँ तो आपका काम में नहीं आएगा, क्योंकि जीडी अगर रहता है, SBI PO रहता है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती। लेकिन अगर जो तो नहीं है आपका जीडी, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू जो होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इंटरव्यू में क्या होगा आपका, जो मैं बताऊंगा यहाँ से आपका क्या होगा, इंटरव्यू में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट रहोगे और लोगों से ज़्यादा थोड़े से अच्छे रहोगे और लोगों से ज़्यादा नॉलेज आपके पास रहेगा। वे ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा रहेगा आपका, आपकी बात करने का तरीका अच्छा रहेगा, लैंग्वेज, बॉडी स्किल, गेस्चर, पोस्चर जो भी होता है सब कुछ आपका और लोगों से अच्छा रहेगा। तो अगर ये चीज़ें आप करते हो, ऑनेस्टली करते हो, डेली बेसिस पे करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो यकीन मानो मेरे भाई, जो आपके बचे हुए दिन हैं लगभग 2 महीने आपके पास, जो है आपके IBPS PO प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए लगभग 3 से 3.5 महीने हैं।
ये मोर देन एनफ है आपको क्लियर करने के लिए, ठीक ना। याद रखना मेरे भाई, मैं यूपी से हूँ तो मुझे पता है मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है। इंग्लिश सबसे बड़ा हर्डल जो होता है इंग्लिश होती है कि इंग्लिश में मार्क्स ही नहीं आते, जिसकी वजह से सेक्शनल कट ऑफ जो होती है बीपीएस की वो क्लियर ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी होने के बावजूद भी इंग्लिश में स्कोर ना होने की वजह से वो बाहर हो जाते हैं, और एक जिसे कहते हैं ना एक लायक कैंडिडेट होने के बावजूद भी इंग्लिश की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप ये वर्क करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं हम लोग इंग्लिश का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स और मेंस का। मेनली मैंने चीज़ें लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखा है, मैक्सिमम चीज़ें यही आती हैं तो यही मैंने लिखा हुआ है। पहला चीज़ जो आपकी रीडिंग हैबिट है उसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि रीडिंग आपको करना कैसे है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग बेसिस पे ही आपकी इंग्लिश अच्छी होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा, और ग्रामर का भी मैं बताऊंगा, आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। दूसरा मैंने टॉपिक लिखा हुआ है आरसी, जो कि आपकी रीडिंग बेसिस पे ही होगी, इसको मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है ना। पैरा जंबल से आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी आपकी मेनली किससे रिलेटेड है, आपकी रीडिंग से रिलेटेड है, गॉट इट। तीसरा टॉपिक आपका है क्लोज टेस्ट, ये भी आपकी मेनली ओकैब पावर से आपकी है, और दूसरी आपकी जो मेन पार्ट है रीडिंग से है। रीडिंग अच्छी है तो आपकी ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। और जो नीचे मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं एरर डिटेक्शन का लिखा हुआ है, ये ग्रामर का पार्ट है। मीन्स यहाँ पर भी रीडिंग की आपकी ज़रूरत पड़ती है, अगर रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप मीन्स एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी ग्रामर पढ़ लो आप। फिलर्स, सिंगल डबल ट्रिपल फिलर्स, ये आपके वोकैब पे बेस्ड होते हैं, और अगेन मैं कहूँगा रीडिंग पे बेस्ड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप वोकैबलरी जानते हुए भी वहाँ पर फिल नहीं कर पाओगे अच्छे से, समझ गए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये चीज़ आपकी ग्रामर की पार्ट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी रीडिंग की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जब तक मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आप सेंटेंस को इंप्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। फ्रेजल रिप्लेसमेंट आपकी हैं, ठीक है। फ्रेजल रिप्लेसमेंट में मेनली 3 चीज़ आपको करना है, ठीक है ना। देखिए इडियम्स करना है, फ्रेजल वर्ब्स करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैं इस वजह से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, तो आप कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाइक 300 to 400 या 500 जो भी आप कर पाएं वो जरूर कर लीजिएगा। ईडियम फ्रेजेस भी आपको क्या करने हैं, जो फ्रेजल वर्ब मेनली हैं उनको पहले याद करना है। कुछ लाइक एसपी बख्शी की बुक है या कहीं से भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, जो फ्रेजल ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ से जो कुछ भी आपको आरसी से पैसेज से मिलेगा, जहाँ से भी मिलेगा उसको नोट डाउन अपनी डायरी में करते रहिएगा ताकि वो चीज़ें याद रहें, जो क्योंकि वो न्यू ट्रेंड में रहती हैं, इस वजह से उनको दिया जाता है। ये न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो वहाँ से नोट डाउन करते रहिएगा ना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं कुछ नहीं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वर्बल एबिलिटी बाय सुजीत कुमार के साथ क्या करना है, क्योंकि इसको मैंने साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो पहला चीज़ देखिए आपका मीन्स रीडिंग क्या है, रीडिंग क्यों करना है, कैसे करना है, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो रीडिंग क्या करना है, क्यों नहीं करना है, एक चीज़ मैं ऐड करूंगा इसमें, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। इंटरव्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होती है, जो सबसे बड़ी हर्डल होती है लोगों के लिए, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल एक तरह से होता है कि भाई ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मिलेगा आपको रीडिंग से। जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह से अगर आप करेंगे तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो, समझ गए ना, समझ गए ख्याल से। अब हम लोग चलो शुरू करते हैं, रीडिंग करना कैसे है, ठीक है ना। इस पेज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो रीडिंग कैसे करना है, रीडिंग हैबिट कैसे करनी है, इसको मैं मेनली 3 स्टेप में डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी अलग टाइप की स्ट्रेटजी है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लेंगे और इसको फॉलो कर लेंगे तो ज़रूर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो रीडिंग हैबिट जो आपकी है, जो रीडिंग है मेनली, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला स्टेप 1 है जो, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, मान लो आपने रीडिंग आज तक कभी किया ही नहीं है, कभी भी रीडिंग नहीं की हुई हो, तो आपको क्या करना है, देखो मान लो कभी नहीं किए हुए या किए हो तो कंसिस्टेंट होके नहीं की हुई हो, या आपकी 4 दिन पढ़ते हो 5वें दिन छूट जाता है, फिर 3-4 दिन छूट जाता है, फिर 2 दिन पढ़ते हो फिर ऐसे होता है ना, ऐसे गैप होता जाता है। तो आपको करना पहले स्टेप से फॉलो करना है और अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं समझना है मेरे भाई, लर्निंग एस्पिरेंट समझना है। लर्निंग एस्पिरेंट बने रहेंगे तो आप चीज़ों को सीखेंगे, याद रखना ये बात, लर्निंग एस्पिरेंट आपको रहना है, मतलब सीखने वाला एस्पिरेंट बनना है, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 में क्या करना है, आपको रीड करना है कुछ भी जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपको मज़ा आता हो पढ़ने में, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो आपके लिए उसको पढ़ना है, समझिए ना। स्टेप 1 में क्या करना है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है आपको और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। लाइक अगर मुझसे पूछेंगे कि कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिगर आउट करेंगे, 1 मिनट। जो मेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक थी मीन्स लाइक मुझे स्पोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो स्पोर्ट में मैं क्या करता था शुरू में, जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग किया था रीडिंग, जब मुझे रीडिंग अच्छा ही नहीं लगता था, पढ़ने मन नहीं करता था, मतलब रीडिंग करना ही अच्छा नहीं लगता था, तो मैं अपनी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ता था। तो आपको भी क्या करना है, लाइक मुझे क्रिकेट अच्छा लगता था, तो आपको जो कुछ भी ऐसे टॉपिक अच्छा लगता हो, कोई भी टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, पॉलिटिक्स, बिजनेस, इकोनॉमी, कुछ भी जो में इंटरेस्ट जगाता हो कि हाँ मुझे इसको पढ़ना है, मज़ा आता है मुझे पढ़ने में, या क्लिक बेस पे जाके वहाँ पर आप वो पढ़ सकते हो, कुछ भी
ये करीबन 7 to 8 डेज तक 7 to 8 डेज तक आपको क्या करना है, इसको रीड करना है। 7 to 8 डेज तक आपको क्या करना है, खाली रीड करना है। ओनली क्या करना है आपको, रीड करना है, ठीक है, ओनली रीड करना है मेरे भाई। कोई ओकैब नहीं करना है, ओकैबलरी कुछ भी याद नहीं करनी है, ठीक है ना। ओकैब नहीं याद करना है इन 7 to 8 डेज में। कुछ भी मतलब समझने की कोशिश नहीं करना है, किसी भी वर्ड की मीनिंग नहीं देखना है, बस रीड करना है, समझिए ना, खाली रीड करना है। 1 हफ्ते रीड करना है आपको। होपफुली ये समझ गए होंगे। अब देखिए स्टेप 2 में क्या करना है, जब 7 to 8 डेज हो जाए तो आपके अंदर इससे क्या फायदा होगा, ये चीज जान लो पहले आप। स्टेप 2 बताने से पहले मैं बताऊंगा। इससे आपके अंदर जो रहेगी इंटरेस्ट इंग्लिश के लिए, रीडिंग के लिए थोड़ी सी जाग जाएगी, मतलब आप एक्टिव हो जाओगे कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट थोड़ा जग गया मेरा, समझ गए ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक ज़रूर पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। 7 to 8 डेज तक ये पेशेंस रख के पढ़ोगे ज़रूर, आपके लिए ये चीज़ें वर्क बहुत ज़्यादा करेंगी, ठीक है ना। अब स्टेप 2 में क्या करना है, जो कुछ भी आपने पढ़ा था, जो कुछ भी आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था, उसको अगेन 3 to 4 डेज के लिए पढ़ना है, इंटरेस्टिंग टॉपिक को, समझ गए ना। यही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टेप 2 में अगेन 3 to, जब 7 to 8 डेज हो जाएं 3 to 4 डेज तक अगेन आपको पढ़ना है, अगेन रीड करना है, समझ गए ना। अब रीड करने के बाद क्या करना है आपको, 1 मिनट, हाँ देखिए, अब अगेन आपको 3 to 4 डेज रीड करना है। और रीड करने के बाद क्या करना है, मान लो एक बार आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है ना, एक बार पढ़ लिया और आपको पढ़ने में लगभग लग गए 30 मिनट्स लग गए या तो 20 मिनट लग गए, ठीक है ना, इतने मिनट आपको मान लो लग गए, ठीक है, 30 to 20 मिनट्स आपके लग गए मान लो एक बार पढ़ने में। टॉपिक मान लो थोड़ा सा बड़ा है, छोटा, कैसा भी है, ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब इसको पढ़ने के बाद से क्या करना है, उसी पढ़ते टाइम में पहली बार जब पढ़ रहे हो तो उन्हीं में से 5 to 15 वर्ड्स के बीच में, या 5 ही, मैं यूजुअली खाली 5 करता था क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी ही थी भाई, ठीक है ना। अपनी कैपेसिटी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको रिटेन करना जरूरी रहता है वर्ड्स को। रिटेन नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा याद करने के बाद 1 हफ्ते बाद भूल जाओ, कोई फायदा नहीं रहता है, ठीक है। तो 5 to 15 वर्ड्स के बीच में मान लो आपने रीड किया, इसी जो आपके पहली बार रीड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जो रीड किया आपने 30 to 20 मिनट्स में, उसी रीड करने में 5 to 15 वर्ड्स को आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है, या तो लिख लेना है। अपनी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, लिख लेना है अपनी कॉपी में, समझ गए। लिखने के बाद क्या करना है, जब आपकी रीडिंग एक बार कंप्लीट हो जाए, उन वर्ड्स की मीनिंग लिखनी है अपने ओन लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में समझ में आता हो हिंदी में लिखना, इंग्लिश में समझ में आता हो इंग्लिश में लिखना, आपको किसी और लैंग्वेज में समझ में आता हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसकी मीनिंग उस लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए, समझ गए। 5 to 15 वर्ड्स के बीच में आपने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, इन वर्ड्स को रीडिंग तुरंत वहीं क्लोज कर देनी, इन वर्ड्स को तुरंत मगअप कर लेना है, मतलब रट लेना है, समझ गए ना, तुरंत मगअप कर लेना, रट डालना है उस वर्ड्स को, चाहे आपको 10 मिनट लग जाए, 20 मिनट या आधे घंटे लग जाए याद करने में, 1 घंटे लग जाए, कोई मैटर नहीं करता, 1 आवर लगे, नथिंग मैट ना। बस आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को तुरंत उसी वक्त याद कर लेना है। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि 5 ही वर्ड्स आप याद कीजिएगा। 5 वर्ड्स बहुत होता है, आपको देखने में कम लग रहा है, लेकिन ये 1 महीने बाद बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 5 वर्ड्स आप याद कर लिए, मान लीजिए पहले दिन 5 वर्ड्स हो गए तो आपने याद कर लिया, ठीक है ना, ये चीज हो गई। फिर से बार रिपीट करता हूं मैं, 3 to 4 डेज, देखो 7 to 8 डेज आपने पहली बार पढ़ा, स्टेप 1 में खाली रीड करना है, कुछ हो गया कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करना, बस जो भी समझ में आ रहा है आपको अपने ओन वे से वही समझने की कोशिश करना है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में 3 to 4 डेज तक आपको क्या करना है, खाली रीडिंग करना है। और रीडिंग करने में जब पहली बार आप रीडिंग करेंगे फर्स्ट टाइम पे, तो मान लो आपके पास 30 to 20 मिनट्स लग गए, ठीक है, तो उसी में क्या करना है, 5 से 15 वर्ड के बीच में आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है वर्ड्स को। और उसके बाद से वर्ड्स को लिखने के बाद क्या करना है, आपको अपने ओन लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज समझ में आती है आपको, चाहे हिंदी समझ में आती है चाहे अदर कोई भी लैंग्वेज, उसमें आपकी उसकी मीनिंग लिखनी है। मीनिंग लिखने के बाद क्या करना है, तुरंत उसको याद करना है, चाहे आपके पास कितने भी टाइम लग जाए, चाहे आधे घंटे लग जाए, चाहे 1 आवर लग जाए, कोई मैटर नहीं करता है। अब याद करने के बाद क्या करना है, अगेन जो पैसेज, मान लो अपने ये पैसेज था, ये पैसेज था आपने पढ़ा था, जो आपकी इंटरेस्टिंग पैसेज थी ऐसे ऐसे करके बनी हुई थी, ठीक है ना, इसको आपने पढ़ा था। अब इसको ही जो आपने पहली बार पढ़ा था ना, इसको अगेन आना है, इसको अगेन रिपीट करके पढ़ना है, ठीक है ना, इसी सेम पैसेज को रिपीट करके आपको पढ़ना है, रिपीट करके पढ़ना है। और रिपीट करके जब पढ़ेंगे, जब आपके वर्ड्स जो आपने याद किया हुआ है, 5 वर्ड्स मान लो याद किया, तो 5 वर्ड्स कहीं ना कहीं दिखे, मान लो पहला यहाँ दिख गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, तो ऐसे वर्ड जो आपको दिखेंगे तो उनकी मीनिंग आपको और अच्छे से क्लियर होगी। और उन 5 वर्ड्स के अलावा कोई भी वर्ड, मान लो आपको कोई भी वर्ड नहीं आता हो इनमें से, उन 5 वर्ड्स के अलावा, तो आपको कोई भी वर्ड की आपकी गूगल नहीं करनी है, ना डिक्शनरी से उसकी मीनिंग देखनी है, इसको रिलेट करके पढ़ना है। रिलेट करके पढ़ने का मतलब ये है, मान लो पहली लाइन ऐसे लिखी हुई है, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई, दूसरी लाइन लिखी हुई है, ये भी समझ में नहीं आई, तीसरी लाइन आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, तो इसको रिलेट करो, इस लाइन को इस लाइन से रिलेट करो, मतलब ये पूरा रिलेट करके समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी गूगल डिक्शनरी नहीं मिलेगी, कोई भी आपके पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं मिलेगी, इस वजह से डिक्शनरी का यूज नहीं करना है इनमें, समझ गए ना, बस वही 5 वर्ड्स के लिए आपको डिक्शनरी का यूज करना है, ठीक है।
तो इसको रिलेट करके पढ़ना है, समझ गए ना। और जो पैसेज आप पढ़ रहे थे, जो पैसेज आप पढ़ रहे थे, कम से कम उस पैसेज को 3 से 5 बार पढ़ना है, कम से कम, समझिए ना। थोड़ा टाइम शुरू में लगेगा मेरे भाई, टाइम इन्वेस्ट करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। मार्क्स बढ़ाना है, इंग्लिश अच्छा करना, तो टाइम इन्वेस्ट शुरू में करना पड़ेगा। बाद में टाइम आपके कम हो जाएंगे, 1-2 महीने बाद आपके टाइम कम हो जाएंगे। शुरू में आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 to 5 टाइम्स कम से कम सेम पैसेज को पढ़ना है। 10,000 पैसेज या 10-5 पैसेज जो लोग पढ़ते हैं ना कि पूरा न्यूज़पेपर ही पढ़ डालना है हमको, या पूरा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी पढ़ डालना है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ये करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एक टॉपिक को 7-8 बार पढ़ना अच्छा होता है, जबकि 7-8 टॉपिक को एक बार पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, समझ गए ना। एक टॉपिक को बहुत बार रिपीट करके पढ़ोगे, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप होगी। आपको कोर्स नहीं खत्म करना, याद रखना। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग स्किल जो आपकी है, जो ना, इसको डेवलप करना जरूरी है। ये समझ गए आप। अब पहले दिन मान लो आपने ऐसा कर लिया, स्टेप 2 तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपके। पहले दिन मान लो 5 वर्ड याद किया, ठीक है ना। फर्स्ट डे आपने 5 वर्ड याद किया, सेकंड डे भी आप 5 वर्ड याद करोगे, थर्ड डे भी आप 5 वर्ड याद करोगे ना। ऐसे करते करते आपके पास क्या होंगे, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7-5 कितने वर्ड हो गए आपके, 35 वर्ड्स हो गए एक हफ्ते में, समझ गए ना। और ये ऐसे वर्ड रहेंगे जो न्यू टाइप के वर्ड्स रहेंगे, 35 वर्ड्स, ठीक है। तो मान लो अपने पहले दिन 5 वर्ड याद किया, तो इन 5 वर्ड को क्या करना है, यहाँ से आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा। एक हफ्ते में कितने वर्ड्स हो जाएंगे, 35 वर्ड्स हो जाएंगे। इतना तो समझ गया आप आराम से। अब मैं स्टेप 3 आपको बता रहा हूँ, ख्याल से सुनना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इन दोनों स्टेप को खाली किया तो स्टेप 3 नहीं किया आपने, तो कोई फायदा नहीं आपकी रीडिंग करने का, कोई फायदा नहीं। आप ऑर्डिनरी टाइप के रहेंगे, 10 से 15 नंबर मैक्सिमम लेके आ पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं ला पाएंगे एग्जामिनेशन में, मैक्सिमम वही है मेरे भाई, ठीक है ना। स्टेप 3 में आपको यहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे अब थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको समझने में, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, अब ये हो गया आपका। देखिए स्टेप 3 में क्या करना है, जो चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है, मान लो कोई पैसेज आपने पढ़ा हुआ है, आपका इंटरेस्टिंग पैसेज है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग पैसेज है, तो आपने 3 से 4 दिन तक इंटरेस्टिंग पैसेज पढ़ा। उसके बाद से क्या करना है आपको, कोई भी ऐसा पैसेज, देखो यहाँ पर लिखना नहीं है, नहीं बोलने के लिए मैंने बताया। स्टेप 3 में आपको थोड़ी चीज़ें ऐड मैं करूंगा, बस वही चीज़ें आपको है। मान लो कि बस 7 दिन यहाँ पर आपने दिया खाली पढ़ने के लिए, 3 डेज यहाँ दिया खाली उसको पढ़ने के लिए और रोके याद करने के लिए ना, छोटे वो क्या याद करने के लिए। अब स्टेप 3 में क्या करना है, जब ये 10 दिन हो जाए आपके पास, मतलब 11वें दिन से 11th डे जो आपका रहेगा, स्टेप 3 वहां से शुरू करना है 11th डे में। तो 11th डे में आपका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब उसको छोड़ देना है पढ़ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक को। अब ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो आपकी न्यूज में हो, लाइक एडिटोरियल जिसे कहते हो। और एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि द हिंदू पढ़ो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। आप SBI PO भी क्रैक कर सकते हो, इजिली क्रैक कर सकते हो, जरूरी नहीं है द हिंदू पढ़ना। नहीं समझ में आता मत पढ़ो, मैं तो डायरेक्टली मना कर रहा हूँ, मत पढ़ो। कोई भी न्यूज़पेपर ले लो आप, द हिंदू जरूरी नहीं है। द हिंदू UPSC और जो PCS की तैयारी करते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है, समझिए ना। आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, बैंकिंग के लिए नहीं है भाई मेरे। कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसका एडिटोरियल कोई भी एक पिक कीजिए। देखिए आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, न्यूज़पेपर का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहता है। देखो यहाँ पर आपके 2 ऐसे बड़े बड़े आपके पैसे एडिटोरियल रहते हैं, और यहाँ छोटे छोटे एडिटोरियल रहते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे। तो आप चाहे छोटे वाले ले लो, चाहिए बड़े वाला कोई एक ले लो, एक कोई पिक करना है मेरे भाई ना। अब इतना छोटा भी पिक नहीं करना है कि आपका हो ही नहीं पाए ना। मान लो आपने ये पिक कर लिया छोटा वाला, या तो ये पिक कर लिया, या तो ये पिक कर लिया, जो मन करे वो पिक करते हो, जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ ये थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आएगा ना, उसको पिक कर लेना है। पिक करने के बाद क्या करना है, सेम ऐसे ही रीड करना है कि आप एक बार रीड करोगे, उसको वोकैबुलरी 5 से 15 के बीच की वोकैबुलरी लिखोगे, 5 to 15 के बीच की वोकैबुलरी लिखोगे। वोकैबुलरी लिखने के बाद क्या करोगे, आप उसको उस पैसेज को तुरंत रख दोगे। ऑनलाइन पढ़ना मेरे भाई, ऑनलाइन, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन पढ़ने से आपको बेनिफिट रहेगा। अगर आपको आंख की प्रॉब्लम है तो ऑफलाइन पढ़ना, आप मीन्स न्यूज़पेपर से पढ़ना, समझ गए। तो आप यहाँ से वर्ड याद करोगे, याद करने के बाद क्या करोगे, इसको क्लोज कर दोगे, तुरंत वर्ड को मगअप करोगे, उसी वक्त मगअप करना है। उसके बाद अकीन वही सेम पैसेज पे आना है। मान लो ये लिया आपने पिक किया, तो इसी सेम पैसेज पे आना, और इसको कम से कम 3 से 5 बार प्रायोरिटी देना कि 5 बार पढ़ने की कोशिश करना। 5 टाइम कम से कम इसको पढ़ोगे, और पढ़ने के साथ साथ जो वर्ड्स आपके रहेंगे उनको वहां पर जहां रहेंगे उसको यूज करके सोचोगे कि हाँ भाई इसका मीनिंग तो मैं जानता हूँ। मीनिंग फ्रेम करने की कोशिश करोगे। और कैसे मीनिंग फ्रेम करने की कोशिश करोगे, मीन्स देखो जिसे कहते हैं ना, पहले लाइन की मीनिंग समझ में नहीं आई, सेकंड लाइन की समझ में नहीं आई ना, यहाँ से थर्ड लाइन की मीनिंग समझ में नहीं आई, तो क्या करना है आपको, रिलेट करके पढ़ना है। इस लाइन को इस लाइन से तीनों लाइन को रिलेट करना है कि आखिर इसकी मीनिंग हो क्या सकती है ना। ये रिलेट करके पढ़ना ही आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई भी डिक्शनरी कोई भी कुछ भी आपको हेल्प करने वाली नहीं है मेरे भाई, समझ गए ना, क्योंकि मिलने वाली नहीं है आपको वहां पर। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो आपके क्या रहेंगे, जो 5 वर्ड आपने याद किया भाई आज, उन्हीं 5 वर्ड का यूज करके जो कुछ भी यहाँ से समझ चुके हो आप, जो कुछ भी इस पैसेज से आपने समझा हुआ है, उन्हीं पैसेज को अपने ओन वर्ड्स में खुद के शब्दों में आपको लिखना है। कम से कम कितना लिखने की कोशिश करना है, 250 से लेके 300 वर्ड्स तक लिखने की कोशिश करना है, ठीक है।
कॉपी ओपन करना है। देखो शुरू में जब लिखोगे अपना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लिखें क्या, क्या चीजें करें क्या ना करें, वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लिख नहीं पाओगे ना, कहोगे कैसे लिखे ना। लेकिन ये करोगे तो आपके पास 10 दिन बाद बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। 250 से लेकर 300 वर्ड्स तक लिखना है आपको, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। जैसे मान लो कोई कहानी आपको सुनाता तो उसको अपने ओन वर्ड्स में आप एक्सप्रेस कर देते हो कि नहीं कर देते हो कि हाँ ऐसे ऐसे था, तो वही चीज है। एग्जैक्टली वही वर्ड्स नहीं यूज करना है आपको, अपने वर्ड्स यूज करना है। और कौन से वही वर्ड्स यूज करने हैं जो अपने 5 वर्ड्स याद किए हुए थे ना, वो 5 वर्ड्स आपको उसमें सेंटेंसेस में जरूर फ्रेम करना है लिखने में। सेंटेंस में फ्रेम करने का मतलब उस वर्ड से मिला के कोई ना कोई सेंटेंस आपके उस आर्टिकल में जो आपने लिखा हुआ है इसमें जरूर होना चाहिए वो 5 वर्ड, समझ गए। अब ये तो पहले दिन का काम हो गया। अब दूसरे दिन जब करेंगे 5 + 5 कितने वर्ड्स हो जाएंगे, 10 वर्ड्स। अब इन 10 वर्ड्स को आपको इनमें यूज करना है। थर्ड डे कितने वर्ड्स हो जाएंगे, 15 वर्ड्स हो जाएंगे, तो 15 वर्ड्स को इसमें यूज करना है। फोर्थ डे क्या है जाएंगे 20 वर्ड्स। ऐसे ही वर्ड्स यूज करोगे ना तो इससे याद रहेगा आपको, समझ गए ये चीज। अभी एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब 1 हफ्ते हो जाएंगे तो उसको कैसे कंटेन करोगे उस चीज को मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद एक काम और क्या करना है, आपको मिरर के सामने एक और स्टेप आपका है, लाइक 4th स्टेप कह सकते हो, या तो उसी में लास्ट जो आपका पार्ट है, मिरर के सामने खड़े होकर या अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने आई कांटेक्ट बस बननी चाहिए। लाइक आपका ये आई है मान लो, दैट इज योर आई, और ये आप रहनी चाहिए, मीन्स ऐसे कॉन्टैक्ट की रहनी चाहिए फेस टू फेस ना, आई कांटेक्ट बननी चाहिए। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा, समझ गए ना। मिरर के सामने खड़े होकर या अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा ऑन कर लेना, वहां पर खुद को देख के आपको जो कुछ भी यहाँ से समझ में आया है और जो कुछ भी आपने लिखा था यहाँ से, उनको अपने ओन वर्ड्स में बोलना है। और ये बोलते टाइम ये ना न्यूज़पेपर आपके पास होनी चाहिए, ना ये पेज आपके पास होनी चाहिए, अपना ओन एक्सप्रेशन, ओन वर्ड जो आपके माइंड में समझ में आया ना उसको बोलना है। अब बोलते टाइम भी ये 5 वर्ड्स को यूज करना है पहले दिन। दूसरे दिन आपके पास कितने वर्ड हो जाएंगे, 10 वर्ड्स। तीसरे दिन 15, फोर्थ डे क्या हो जाएंगे 20 वर्ड्स, फिफ्थ डे 25, 6th डे 35, 7th डे आपके 35 हो जाएंगे। इतने वर्ड्स हो जाएंगे, इनको यूज करना है आपने। जो जो आप रोज पढ़ेंगे उनको वर्ड्स में यूज करना है, सेंटेंसेस में फ्रेम करना है। शुरू में आप बोल नहीं पाएंगे, वर्ड्स ही नहीं मिलेगा, 2-2 मिनट तक चुप रहेंगे, फ्रेम नहीं कर पाएंगे सेंटेंस। लेकिन अगर ये फेज को आप पार कर गए, मेहनत कर गए ना, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे भाई, कोई भी नहीं रोक सकता। जो लोग आपको हंसते हैं आज शायद ना कि इंग्लिश अच्छी नहीं है, लिख नहीं पाता, तो वो लोग आपकी मिसाल देंगे कि यार इंग्लिश इसकी कैसे इतनी अच्छी हो गई ना। तो ये समझ गए। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अब इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक चीज और आपका है, लाइक आपके पास जब 7 डेज हो जाए, 7 डेज जब हो जाएंगे, जब ऐसा करोगे तो 7 डेज में कितने वर्ड्स हो जाएंगे आपके, 7 × 5 = 35 वर्ड्स हो जाएंगे ना। आप कोई भी दिन 35 वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, कोई भी एक दिन रख लेना है। लाइक आप मान लो संडे को फ्री रहते हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, संडे को मान लो आप फ्री रहते हो, कोई काम नहीं रहता, संडे का दिन रख लो और इन 35 वर्ड्स से मिला के कोई भी एक ओन स्टोरी क्रिएट करो, ठीक है। ओन स्टोरी आपको क्रिएट करना है, बनाना है। कुछ भी, जो कुछ भी आपने समझा हो या कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखा हो, कुछ ऐसा देखा हो अपने पूरे हफ्ते में कि भाई हाँ ये अच्छा है, उस पर बनाते हैं कि स्टोरी ना, उस स्टोरी को लिखना है। और उस स्टोरी में आपकी ये 35 वर्ड्स क्या होनी चाहिए, फ्रेम होनी चाहिए, रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं यूज करनी चाहिए आपको। और उसको करने के बाद मान लो आपने लिख लिया इसको, और ये स्टोरी चाहे कितने भी वर्ड्स हो जाए, 500 वर्ड की हो जाए या 1000 वर्ड की हो जाए। इसमें मैंने कहा ना कि आपके किसी वीकेंड वाले दिन पे, मतलब छुट्टी वाले दिन पे, जिस भी दिन आप फ्री रहते हो, चाहे जॉब वाले हो चाहे विदाउट जॉब वाले हो, ठीक है। तो 500 से लेके 1000 वर्ड्स तक में, या उससे ज्यादा ही हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसका, जितना लिख सकें अच्छा रहेगा। ये कर लिया आपने। अब मान लो इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगे, उसके बाद एक स्टेप और करना है, इसी जो स्टोरी आपने बनाया है ना, उस स्टोरी को अब देखना नहीं है, उसको रख देना है। आपको अपने ओन वर्ड्स में मिरर के सामने खड़े होके बोलना है, समझ गए। मिरर के सामने खड़े होके या मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके बोलना है, समझ गए इस चीज को। ये कंप्लीट हो गया कि रीडिंग करना कैसे है, ये चीज करके देखिए, आपको विदिन 1 मंथ या 40 डेज में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट एक चीज याद रखना मेरे भाई, अगर ऑनेस्ट रहोगे और जितना मैंने बताया है इतना पूरा करेंगे तो बिल्कुल आपको इतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप मुझे जरूर थैंक्स बोलेंगे, हाँ भाई सही बोल रहे थे। ऑनेस्ट रहना जरूरी है, कंसिस्टेंट भी एक वर्ड होता है भाई, कंसिस्टेंट, ठीक है ना, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, ठीक है ना। ये अगर ये 2 वर्ड्स आपके पास रहेंगे ना मेरे भाई, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर सकते हो, समझ गए। अब कई लोग बोलेंगे यार शुरू में टाइम लगेगा, भाई स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करेंगे ना तो करीब 1 महीने तक ना, 30 डेज यहाँ मैं लिखता हूँ, 30 to 40 डेज तक आपको टाइम लगेगा। 3 to 4 आवर्स कभी कभी लग जाएंगे, ठीक है ना, 3 to 4 आवर्स कभी कभी लग जाएंगे, 30 to 40 डेज तक। लेकिन जैसे ये डेज आपके क्रॉस हो जाएंगे ना, ये टाइम जो रहेगा 2 आवर्स पे आ जाएगा आपका। 2 आवर्स में आप चीज़ों को कंप्लीट करना सीख जाओगे, क्योंकि एक हैबिट बन जाएगी आपकी, समझ गए ना। शुरू में थोड़ा आपको विल पावर अपना दिखाना पड़ेगा, विल पावर अगर शुरू में दिखा लिया आप तो बहुत अच्छा कर जाओगे।
समझिए ना। तो अगर विल पावर आपने दिखा लिया, बहुत अच्छा करने वाले हो, याद रखना है चीज़। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब रीडिंग से फायदा क्या होगा आपका, अब मैं ये पेज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे रीडिंग करना कैसे और क्या करने का ना। और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको ये पेज बताता हूँ, ठीक है। देखो अपनी जो अपने लिखोगे ना स्टार्टिंग में, पहले दिन जो लिखोगे ना, उसको किसी को दिखाना नहीं कि भाई लो बताओ इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है या ये चीज़ें क्या सही है कि नहीं सही है। भाई बिल्कुल नहीं, 30 to 40 डेज तक आपको अपना खुद लिखना है, खुद देखना है, खुद करना है। किसी से कोई आपको करेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, कहीं पर पोस्ट किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। समझ गया ना ये चीज़। अब आप ये चीज़ करना, जो पहले दिन लिखना, जो फर्स्ट डे लिखना, उसको संभाल के ज़रूर रखना, ठीक है ना। या फर्स्ट डे जो बोलना, रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपना बोलना, आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वॉइस को रिकॉर्ड कर लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, बेनिफिट ही मिलेगा आपको ना। या फर्स्ट डे जो बोलना आप उसको, और जो 40 डेज जब हो जाएंगे, जो 40वां दिन आपके पास रहेगा 40 डे, ठीक है ना, 40 डे आपका रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे आप, उस दिन जो लिखेंगे आप, उस दिन जो अपनी ओन स्टोरी क्रिएट करेंगे और जो आपने पैसेज पढ़ा हुआ है उससे क्रिएट करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस देखना आप, इन दोनों में डिफरेंस देखना, जमीन आसमान का डिफरेंस रहेगा। और आपकी इस दिन की इंग्लिश सुनना जो आपने बोला हुआ था, और इस दिन की इंग्लिश रिकॉर्ड करके सुनना, जो आपकी लैंग्वेज रहेगी, वर्ड का यूजेज रहेगा, और मीन्स आपके अंदर स्किल कितनी अच्छी हो जाएगी, इन दोनों में डिफरेंस आप देख लेना। अगर ईमानदार रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, और मीन्स बहुत कुछ बदल जाएगा मेरे भाई। आप ये करके देखो, ईमानदारी से करके देखो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगेन बोलता हूँ, किसी को जज करने के लिए नहीं देना है कि मेरा भाई बता दो कैसा है कैसा नहीं होगा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। आपको 40 दिन तक खुद करना, 40 दिन के बाद जिसको मन करे उसको दो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ गए। अब थोड़ा इसको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये पेज जो था मेनली वो देखो, अगर रीडिंग हैबिट आपकी है, रीडिंग हैबिट अच्छी है, तो मेरे भाई आपको इंग्लिश में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। समझिए ना, ये चीज़ याद रखो, बहुत अच्छे खासे नंबर आएंगे आपको। तो देखो रीडिंग हैबिट का मैंने बता दिया। अगर रीडिंग हैबिट अच्छा कर ले तो आप, तो आपकी आरसी अच्छी हो जाएगी, पैराजम्बल्स अच्छी हो जाएंगी, क्लोज अच्छी हो जाएगी। क्लोज कैसी अच्छी होगी, जो आप वर्ड्स याद करोगे यहाँ पर ना, जो वर्ड्स याद करोगे डेली बेसिस पे ना, ये न्यू वर्ड्स रहेंगे, और ये न्यू वर्ड्स आपके हमेशा रिपीट होते हैं जो हर जगह पर। जब ये वर्ड्स आपके न्यू रहेंगे ना, मान लो आपके पास 300 वर्ड्स याद हो जाएं ऐसे जो आपके बिल्कुल न्यू हैं, तो आपकी इंग्लिश सोच नहीं सकते कितनी अच्छी हो जाएगी। समझिए ना, आपके वोकैब पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपकी पहले से बहुत सारे वोकैब आपको पता रहते हैं, जो आपको यूज़ नहीं करने की वजह से आपको याद ही नहीं रहता कि मुझे ये भी पता है मीनिंग इसका। समझ गए ना, ये चीज़ें रिपीट होंगी तो आपकी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, जिसकी वजह से क्लोज टेस्ट आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल नहीं रहेगा अगर आता है एग्जामिनेशन में, यहाँ फिलर्स आते हैं। समझ गए ना, ये चीज़ें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेंगे आपको। तो क्लोज टेस्ट हो जाएगा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं ग्रामर के लिए बता रहा हूँ, फिलर्स के भी हो जाएंगे, सब जो आपका है सब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ग्रामर के लिए क्या करना है आपको। ग्रामर के लिए 2 बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों बुक्स में से जो भी आपको अच्छा लगे। मिरर ऑफ कॉमन एरर, मिरर ऑफ कॉमन एरर ये ले सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर ले सकते हो, या एमबी पब्लिकेशन की ले सकते हो, एमए पब्लिकेशन की एक बुक है, इसको ले सकते हो। दोनों में से कोई भी मैं रिकमेंड करूंगा, मिरर ऑफ कॉमन एरर या दोनों में से, दोनों अच्छी बुक है, दोनों में से कोई भी ले लो आप। और इनमें क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है, खाली प्रैक्टिस करना है, और रूल्स वगैरह थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा सा खाली पढ़ना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है। पढ़ लिया आपने, रूल्स पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। मान लो एग्जाम्पल के फॉर्म में, मान लो अपने नाउन के रूल पढ़ लिए कि नाउन आखिर में होता क्या है, इसके रूल्स क्या हैं रिलेटेड ना। नाउन मान लो मिरर कॉमन एरर से आपने नाउन पढ़ लिया, तो इसके नाउन के बेसिस पे यहाँ एक्सरसाइजेस बहुत सारे हैं, उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद क्या करना है आपको, डेली बेसिस पे बस मतलब 10 से 15 मिनट पढ़ना ही नहीं कि 2-2 घंटा ग्रामर पढ़ लो भाई। 15 मिनट पढ़ सकते हो, या 30 मिनट, आधे घंटे, या 15 to 30 मिनट आप पढ़ सकते हो आराम से। पढ़ने के बाद क्या करना, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस 15 मिनट सॉल्व कर लेना, नथिंग एल्स, हो गया आपका ग्रामर का पार्ट। समझ गए, ये चीज़ हो गया आपका। और उसके बाद से अगर आपके पास टाइम बचेगा तो क्या करेंगे आप, जो आपके पास क्विजेस रहते हैं, जो क्विजेस रहते हैं आपके, उनको क्या करना है, जो क्विजेस रहते हैं उनको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। और कौन कौन से क्विजेस कहाँ के, अड्डा से, ठीक है ना, अगर टाइम मिलेगा तो ग्रेड अप से, और मैं ओरल बोल देता हूँ, ठीक है ना, एस्पिरेंट जोन से, बीपीएस गाइड से, एफएस क्लाउड से ना, इन सब जगहों से आपको क्या करना है, क्विजेस सॉल्व करने हैं। मेनली ट्राई करना कि अड्डा के क्विजेस जरूर कर लेना, ठीक है ना, वहाँ थोड़ा अच्छे वे में रहता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आप देखिए एक चीज़ और आपको करना है, वर्बल एबिलिटी बाय सुजीत कुमार, जो मैंने लिखा हुआ है, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आरसी की बुक है, बहुत अच्छी है, ठीक है। इनको क्या करना है आपको, मान लीजिए आपका ये जो रीडिंग वाला मैंने बताया है, तो 40 डेज हो जाते हैं, 40 डेज तक आप रीडिंग कर चुके हो, ठीक है ना, 40 डेज तक आपकी रीडिंग हैबिट हो चुकी है। आफ्टर 40 डेज याद रखना, पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो मेरे भाई कुछ भी वर्कआउट नहीं करता है, प्लानिंग जरूरी होता है। 40 डेज के बाद आपको ये बुक करनी है, अगर आपको करने का मन करता है तो करो, मैं रिकमेंड करूंगा जरूर करना, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। ये बुक करनी है और इसके जो आपके आरसी हैं उसको सॉल्व करना है और समझने की कोशिश करनी है कि क्या है, आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, ये सब समझने की कोशिश करनी है कि आखिर में है क्या। बहुत अच्छी बुक है, समझिए ना, बहुत अच्छी बुक है।
लेकिन पहले 40 डेज तक ये चीज़ आपको करनी है, उसके बाद से आपको आना है वर्बल एबिलिटी बाय सुजीत कुमार। ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, खाली PDF मिलेंगे आपको, ठीक है। तो PDF से आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपको PDF से पढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इंग्लिश में बस यही चीज़ें करनी है। अगर मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ भाई, फ्रेजल रिप्लेसमेंट जो मैंने लिखा हुआ है, ईडीएम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको ज़रूर याद कर लेना है। और आपको याद करने के लिए क्या करना है, जो आप मॉक टेस्ट देंगे वहाँ पर अगर मिलते हैं आपको वन वर्ड मिलता है, ईडीएम फ्रेजेस मिलते हैं या आपके फ्रेजल वर्ब मिलते हैं, तो उनको लिख लेना है अपनी कॉपी में। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वहाँ पर वन वर्ड मिलता है, ईडीएम फ्रेजेस मिलते हैं या फ्रेजल वर्ब मिलता है, उसको लिख लेना उसके मीनिंग के साथ, ताकि याद कर लो, ठीक ना। क्योंकि जो चीज़ें यूजेस में रहती हैं वही चीज़ें आपकी आती हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। और आपकी मान लो आपको कहोगे नहीं मुझे एक जगह पर चाहिए याद करने के लिए, तो आप किसी भी बुक से जा सकते हो। लाइक SP बख्शी मेनली SSC सीजीएल के लिए बुक होती है, लेकिन आप इससे जा सकते हो, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, ईडीएम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। धीरे धीरे याद करना है आराम से, ठीक है। तो ये इंग्लिश की स्ट्रेटजी थी, आप लोग मेहनत से अगर फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स अनबिलीवेबल रहेंगे मेरे भाई। अगर नहीं करते हैं तो वही रहेंगे जो आप लोग हमेशा पाते रहते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि IBPS PO के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटजी फॉलो किए 100% वर्कआउट करेगी। तो इंग्लिश अच्छी होगी, तो इंग्लिश अच्छी होने के साथ साथ मैंने कुछ और लिखा हुआ है कि इंग्लिश अच्छी के साथ क्या क्या होगी। प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे इंग्लिश में, मेंस में अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे इंग्लिश में, डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत अच्छा होने वाला है आपका, इस तरह से अगर आप करेंगे। तीसरा, इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हो, ठीक है। इतने सारे फायदे आपको मिलेंगे, तो होपफुली आप लोग समझेंगे क्यों मैंने कहा हुआ है इतना स्ट्रिक्टली इसको करने के लिए। तो इंग्लिश ज़रूर इस तरह से कीजिएगा। शुरू में टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, तो उस टाइम से घबराइएगा मत, उसको ओवरकम कीजिएगा, तो ज़रूर आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सही किया जाए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, देखो मान लो आप लोग किसी और लेवल पे होंगे, गाइस दैट कहाँ गया, हाँ, मान लो आप लोगों को लगता होगा कि नहीं मेरी रीडिंग हैबिट है, तो आप लोग स्टेप 1 स्टेप 2 ड्रॉप कर देंगे, स्टेप 3 से शुरू करेंगे। जो मैंने आपको बोलने लिखने और के लिए सब बताया ना, रीडिंग करने के लिए सब बताया। याद रखना है मेरे भाई, एक ही आर्टिकल पढ़ना, लेकिन रिपीट करके पढ़ना, कम से कम 5 से 6 बार या 8 से 10 बार पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप करनी है आपको, न्यूज़पेपर खत्म नहीं करना, नई आर्टिकल को खत्म करने बहुत सारे, उससे कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 8 बार 5 बार पढ़ते हो ना तो उससे ज़रूर आपको मेडल तो नहीं ना, जॉब तो ज़रूर 100% मिल जाएगी, समझ गए ना। अगला आते हैं सेक्शन हम लोगों का है GA, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जो GA है और इंग्लिश है, ये आपका सिलेक्शन में सबसे अहम पार्ट रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं मेंस में। प्रीलिम्स में तो ये चीज आती नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स आपकी GA आती नहीं है, लेकिन मेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसे GA भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इसमें GA में देखो क्या करना है, 3 चीज आती है आपकी। एक आती है करंट अफेयर्स आती है, करंट अफेयर्स आती है आपकी, सॉरी थोड़ा सा तबियत खराब है, करंट अफेयर्स आती है। दूसरा आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, और एक बैंकिंग अवेयरनेस या स्टैटिक आता है, ठीक है। ये चीजें आपकी रहती हैं, ये 3 चीज रहता है। करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे, मैं यही कहूंगा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो। और अफेयर्स क्लाउड जो होता है, अफेयर्स क्लाउड, इसको फॉलो करने की कोशिश करो। चाहे अपने पेड नहीं ले सकते हो तो उनका डेली बेसिस पे आता है, उसको पढ़ने की कोशिश करो। और डिटेल्ड जो उनका आता है PDF एक ना डेली बेसिस पे, वो पढ़ने की हैबिट बना लो। अगर वो पढ़ने की हैबिट रहेगी देन बहुत अच्छा परफॉर्म आप करोगे इस करंट अफेयर्स में, ठीक है। ये चीज आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, या स्टडी IQ फॉलो करते हो तब वहां पर कर सकते हो आप लोग। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप डिटेल में पढ़ने की हैबिट बनाओ, डिटेल में पढ़ोगे फिर वहां से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। या आपके बहुत सारे सर, आशीष गौतम सर हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो इनको भी देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो डबल स्पीड करके, ठीक है, 2 इंटू करके स्पीड पे जाके देख सकते हो, ठीक है। जहां से भी आप कंफर्टेबल हो, डेली बेसिस पे आपको CA प्रिपेयर करना है। आपको अगर नोट्स बनाना अच्छा लगता है बना सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। नहीं बनाना अच्छा लगता है नहीं बना सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए प्रशांत मवानी साहब स्टडी IQ पर वीडियोस आपके देते हैं, फ्री में देते हैं। तो ये वीडियोस आपको देखने हैं, 15 से 20 या 25 मिनट की वीडियो डेली बेसिस पर रहती है, वहां पर भी स्पीड आप डबल करके देख सकते हैं 2 बार वीडियो पर, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपकी प्रिपेयर नहीं है तो ये स्टडी IQ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर आपने स्टडी IQ सब्सक्रिप्शन ले रखा है फिर वहां पर आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी PDF मिल जाते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं मिलता, ये आपको फ्री में मिलता है, ठीक है, पेड वाले में नहीं मिलता। लेकिन ये चीजें आप स्टडी IQ से पढ़ सकते हो, या आप अफेयर्स क्लाउड से भी पढ़ सकते हो, जहां से भी आप कंफर्टेबल हैं। स्टैटिक के लिए जरा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही स्टैटिक क्वेश्चन में आती हैं जो आपके कुछ न कुछ किसी न किसी वजह से किसी न किसी न्यूज में रहती हैं, तभी आती हैं, अदरवाइज कभी भी नहीं आती स्टैटिक ऐसी फालतू की, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल अभी आपके SBI क्लर्क मेंस पे आया हुआ था, पूछे गए थे कि IPL 6 ऐसा करके कुछ था कि कब हुआ था और कहां पर हुआ था, ऐसा कुछ करके ऐसा क्वेश्चन था। तो अगर IPL चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो में IPL चल रहा है ना, देन IPL से रिलेटेड पढ़ा लो सारा कुछ, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, कहां हुआ,
देन इतना तो दिमाग लगाओ ना। आप कहोगे करंट वाला पूछे तो बता लेंगे, इसके पहले वाला पूछे तो बता लेंगे। मेरे दोस्त वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर आप इसी वजह से जैसे राफेल नडाल के बारे में पढ़ लो इसका कब पहला जीता, आखिरी जीता, कब हारा, किससे जा रहा, ये पढ़ लो ना। यही स्टैटिक हो गया। आप कहोगे नहीं ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते, ये तो आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। करंट में जो चीजें रहती हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है तो इसी वजह से क्वेश्चन को मोल्ड कर देते हैं, अलग तरीके से पूछ लेते हैं। समझ में आया ना? तो आप एक चीज और समझा दे रहा हूँ, रिवीजन कैसे करोगे करंट अफेयर्स का। मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं इस पे रिवीजन वाले पे, लेकिन फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि इस तरह से आप रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ठीक है, एक मिनट इरेज कर ले रहा हूँ। देखिए आप रिवाइज कैसे करेंगे। सपोज करिए जैसे आपने मंडे से शुरू किया और सैटरडे तक पढ़ा, ठीक है, सैटरडे तक पढ़ा आपने जीए, ठीक है। अब संडे का भी जीए तो पढ़ना ही है, डेली बेसिस वाला। अब संडे के दिन ये जो 6 दिन है इनका रिवीजन होना जरूरी है, ठीक है। इनका रिवीजन पहला वीक खत्म, पहला हफ्ता खत्म, इस तरह से। अब दूसरा हफ्ता भी यही करोगे, ये भूल जाओ अभी छोड़ दो इसको। एक हफ्ता कंप्लीट हो गया ना, मंडे से सैटरडे तक डेली बेसिस पे आपने पढ़ा। उसके बाद संडे के दिन इन सबको रिवाइज किया, बैठ के कुछ भी करके रिवाइज किया, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 4 घंटे लगे, आपके रिवीजन किया। एक हफ्ता कंप्लीट, एक हफ्ते में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जनरल अवेयरनेस जीए के लिए, ठीक है। अब दूसरा हफ्ता फिर से शुरू होगा मंडे से सैटरडे तक, उसको अगेन क्या करना है, संडे को रिवाइज करना है और संडे वाला भी पढ़ना है। ये तो सेकंड वीक का पढ़ लिया, सेकंड वीक का पढ़ा आपने, लेकिन इसके साथ साथ फर्स्ट वीक का जो आपका था उसको भी रिवाइज करना है। आप फिर से अगर तीसरा हफ्ता मंडे से सैटरडे अगेन पढ़ोगे, अगेन संडे को इसका रिवीजन करोगे, प्लस इसके साथ ऐड करोगे इन दोनों हफ्ता को, ठीक है। अब चौथा हफ्ता जो मंथ का लास्ट हफ्ता रहता है, इसमें आप मंडे से सैटरडे तक आप फिर से पढ़ोगे, फिर संडे को चौथे हफ्ते का रिवाइज करोगे, प्लस इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा हफ्ता था इसको भी रिवाइज करोगे। मतलब इस तरह से जब रिवीजन करोगे, थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, लेकिन इस तरह से जब रिवीजन आप करेंगे जब आपके जीए बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर होगी। गॉट इट? अभी 1 महीने का प्रिपेयर हो गया तो 1 मंथ का आप इसको भी छोड़ दो, क्विज़ेस वगैरह थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, चलेगा। उसके बाद से अगले महीने फिर ऐसे ही करना है। फिर अगले महीने में क्या करना है, एक चीज थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे। 1 महीना कंप्लीट, दूसरे महीने में यही चीजें करोगे। दूसरे महीने में जैसे सेकंड हफ्ता कंप्लीट करोगे तो आपके पास 1.5 मंथ का करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। तो जो संडे को आप रिवाइज करोगे 1.5 मंथ वाले में, उसमें 1.5 महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद से फिर ये 1.5 महीने का करंट अफेयर्स अभी छोड़ देना। फिर लास्ट में जब 2 महीने कंप्लीट होंगे तो 2 महीने में किसी दिन एक रखना, उसमें दोनों महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लेना। सेम ऐसे तीसरे महीने में करना, चौथे महीने में करना, जितने भी महीने प्रिपेयर कर रहे हो, और डेली बेसिस से पढ़ना है। बेस्ट 200 300 पीडीएफ कैप्सूल इनसे नहीं होने वाला। इनसे करोगे तो वही नंबर लाओगे, 15 16 17 18 20 25 यही लाओगे। अगर तुम्हें 50 में से 40 प्लस या अराउंड 35 प्लस नंबर लाने दिन पढ़ना पड़ेगा। समझ में आए ना? थोड़ा तो करो, कुछ अपने हिसाब से मॉडल करो और उसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। आप किसी जगह से पढ़ सकते हो, आशीष सर से पढ़ सकते हो, कहीं से पढ़ सकते हो, स्टडी से पढ़ सकते हो ना, जहां मन करे वहां से पढ़ सकते हो, बस पढ़ना है। और ये फालतू का जो बकवासबाजी कुछ टीचर्स करते हैं, ठीक है, जैसे बकवासबाजी कुछ टीचर्स करते हैं, तो वहां पर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वहां से आपको चीजों को नहीं करना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। जैसे यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या नहीं करना। मैं यहीं पर बैठ के अपनी राम गाथा सुनाने लगूँ, अपनी गाथा, अपनी बायोग्राफी, देन ये ठीक नहीं रहेगा ना। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, आपको खुद अपना जहाँ पर या तो उतना स्किप करो, आपके पास आइडिया रहना चाहिए कि जैसे आपको स्किप करने आना चाहिए, स्किप कर दिया आपने, ठीक है, या कुछ और करने आना चाहिए भाई, जैसे कि आपने स्पीड पे देख लिया, कुछ भी कर लिया, जैसा भी करो, आपको अपने हिसाब से अपना टाइम बचाना है और जेन्युइन चीजें ही पढ़नी है। खाली जो एग्जाम में आते हो वही पढ़नी है, फालतू की चीजों पे नहीं लगे रहना है, ठीक है। तो चलो, होपफुली मैंने ये वीडियो में बता दिया है। अगर इसके अलावा मैं कुछ भूल गया हूँ बताना तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा और वहाँ पर अगर मुझे लगेगा दिन ज़रूर उसको रिप्लाई किया जाएगा, तो एक और वीडियो दे दिया जाएगा। होपफुली आप लोग इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाएंगे और पढ़ने में फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। एक चीज़ मैं बोलूँगा, मन लगे ना लगे तभी पढ़ो मेरे दोस्त। ये जो हालात हैं एक दिन ज़रूर बदलेंगे मेरे दोस्त, और हालात बदलने की जिम्मेदार बस आप हो, बस आप हो, बस आप हो, और कोई नहीं बदलेगा आपके हालात। कोई इवेंट साथ तक देने नहीं आएगा, इसलिए अपनी ताकत खुद बनो और खुद अपने आप को पुशअप करो और पढ़ो, खुद अपने आप को पुश करो, ठीक है, और पढ़ने फोकस करो, ठीक है। चलो फिर से बोलता हूँ, मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त। ये जो हालात है एक दिन जरूर बदलेंगे मेरे दोस्त। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, और किसी भी तरह की कोई भी इशू हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मुझे टाइम रहा दिन जरूर उससे वीडियो बना के आपको एक दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत से पढ़ना और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।